जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 122 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखिए, बोरोसिलिकेट ग्लास का जो बर्तन होता है उसका प्रयोग होता है कहाँ पर, तो माइक्रोवेव ओवन में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि माइक्रोवेव ओवन होता क्या है। देखिए माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि उसमें जो कोई भी खाना को जिसमें गर्म किया जाता है। ठीक ना, तो खाना को जो गर्म किया जाता है तो उस गर्म करने के क्रम में क्या किया जाता है, उसमें जो बर्तन जिस बर्तन में रख करके उसको गर्म किया जाता है तो वो बर्तन किस चीज़ का रहता है, तो ये रहता है आपको बोरोसिलिकेट का। ठीक ना, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लास का रहता है। ठीक, तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, क्या जो है उष्मा का वो अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। मतलब क्या उष्मा किस जो है ये गर्म होता ही नहीं है। ठीक ना, यानी कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो सिर्फ खाना ही गर्म होगा और ये क्या हो जाएगा, आपको ये जो ग्लास बना रहता है बोरोसिलिकेट ग्लास का बर्तन, ये जो है गर्म नहीं होता है। ठीक ना, जो कि ताकि जो है निकालने में आसान होगा। ठीक, तो क्या होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, तो ये आपको उष्मा का ये अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म क्या है। प्रतिशीतक क्या होता है, जैसे कि इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग एजेंट। ठीक, मतलब जो जो चीज़ जो है ना आपको फ्रिज में जिसको ठंडा करता है उसे हम कहते हैं प्रशीतक। ठीक ना, प्रशीतक हो गया। ठीक ना, देखिए प्रशीतक जो होता है इसके रूप में देखिए किसका प्रयोग किया था। देखिए आपको CFC हो गया, CFC हो गया, R12 फ्रीऑन हो गया, ये सब क्या होता है आपको, तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक ना, तो ये जो होता है देखिए इसका गुणधर्म क्या होता है कि इसमें जो है ना ये निम्न क्वथनांक का होना चाहिए। ठीक, और इसका जो है उच्च क्रांतिक तापमान भी होना चाहिए और बाष्पीकरण की जो है ना उसकी गुप्त ऊष्मा भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसका मतलब क्या हुआ कि A, B और C तीनों सही है। ठीक है, तो किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से सभी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन का उत्पन्न होता है। ठीक, देखिए संपीड़न और विरलन क्या, देखिए संपीड़न क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ जो है ना आपको सिकुड़ गया। ठीक है, सिकुड़ गया संपीड़न, और विरलन क्या हो गया कि जो फैल गया, मतलब वहाँ जो है ना आपको घनत्व कम है जिसे हम विरलन कहते हैं। ठीक ना, तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है कि आपको हवा के दबाव के कारण होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा के दबाव के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि उत्पन्न होती किस कारण। देखिए ध्वनि जो है हमेशा जो ना आपको कंपन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे देखिए किसी जगह हम ठोके, जैसे आप ठोक दिए तो यह ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो किसके कारण होती है, कंपन होता है। देखिए कोई पदार्थ होता है उसका उसमें जो है छोटा छोटा कण रहता है। ठीक ना, ये छोटा छोटा कण एक दूसरे से कंपन करते रहता है तो क्या होता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तुओं के कंपन होने पर होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूरज की रोशन को उसके संघटक रंगों में विभाजित किया जा सकता है किसके तहत, कि सूरज की जो रोशनी होता है वो श्वेत प्रकाश के रूप में होता है। ठीक, देखिए जब श्वेत प्रकाश को जो है प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो है ना आपको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, आपको प्रिज्म के कारण हुआ, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिज्म। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है इसका फोकस लंबाई जो है ना आपको पॉजिटिव होता है। ठीक, उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनात्मक। ठीक, अवतल का पूछेगा तो आपको निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की नाभिय लंबाई क्या होती है। देखिए अवतल लेंस की जो नाभिय लंबाई होती है, यानी कि नाभिय लंबाई किसे कहते हैं, जैसे देखिए जैसे कोई एक गोला है। ठीक, इसी गोला को काट करके अवतल दर्पण बनाए, जैसे ये आपको हो गया आपको अवतल दर्पण। ठीक, इतना दूर कलाई कर दिए काट करके, इस गोला का जो त्रिज्या होता है उसे ही कहते हैं आपको नाभिय लंबाई। ठीक ना, तो ये क्या होता है आपको, तो अवतल लेंस में, तो ये आपको अवतल लेंस में होता है, ये आपको ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा। देखिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो एक फ्यूज हो जाएगा तो अन्य बल्ब के साथ कुछ नहीं होगा, वो जलते ही रहेगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अन्य सभी बल्ब जलते रहते। ठीक, अगर ये श्रेणी क्रम में रहता तो एक बल्ब बंद हो जाता तो दूसरा अपने आप बंद हो जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन से बल्ब में प्रतिरोध उच्च होगा। ठीक, देखिए चमकने के क्रम में क्या होता है कि जो है ना आपको जितना अधिक चमकेगा
तो उसमें जो है ना आपको प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब में प्रतिरोध उच्च होगा? तो प्रतिरोध किस में उच्च होगा? जिसमें डीम बल्ब होगा, यानी कि वो कम चमकेगा, तभी तो उसमें प्रतिरोध उच्च होगा। ठीक, यानी कम प्रतिरोध वाला जो है ना आपको ज़्यादा चमकेगा, और जो जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा वो कम चमकेगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीम बल्ब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? ठीक है, यानी कि चालक के विभवांतर को जो बनाएगा ये होता है आपको सेल या बैटरी। देखिए बैटरी के द्वारा है ना उसमें धारा प्रवाह होता है, तो उसमें विभवांतर होते रहता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल या बैटरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इसमें से कौन है जो कि जल में घुलनशील नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, बी में दिया है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी नमक हो गया, लिथियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड। देखिए इसमें से क्या है कि देखिए ये तीनों जो है ना आपको सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया, लिथियम ब्रोमाइड हो गया, ये तीनों क्या है आपको, तो ये घुलनशील है पानी में। ठीक है, लेकिन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिससे हम क्या कहते हैं, तो इसे खड़िया कहते हैं, खड़िया हो गया इसे, या इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, या इसे संगमरमर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? पानी में तो घुलनशील नहीं होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या बनाता है? ठीक, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है आपको AgBr होता है। ठीक, जब जैसे इस पर हम सनलाइट देते हैं तो ये क्या बना लेता है आपकी, ये Ag प्लस क्या होता है आपको, इसमें ब्रोमीन गैस निकलता है। ठीक है, कि Br2 निकलता है। ठीक, तो इसमें क्या कौन सा गैस निकला है? तो ब्रोमीन गैस निकला है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं? ठीक, देखिए शीघ्रता से जो अभिक्रिया करता है पानी के साथ वो सारा कौन सा है? तो देखिए आवर्त सारणी में जो होता है फर्स्ट एक तत्व जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं, जितना भी क्षारीय धातु है सब जो है ना आपको ये सब जो है ना आपको जल से प्रतिक्रिया करते हैं, इसी कारण इसे जो आपको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक, देखिए सब में से कौन है? देखिए लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में से भी। ठीक, देखिए इस समय से कौन सा ऑप्शन आपको दे दिया है? ये देखिए आपको पोटेशियम दिया हुआ है। ठीक, तो पोटेशियम देखिए यहाँ है, तो ये पोटेशियम जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक ना, यानी कि धातु ऑक्साइड बनाएंगे तो देखिए लोहा को जो हम ऑक्साइड बनाएंगे, देखिए लोहा क्या करेंगे हम, जो देखिए इसके जल के साथ अभिक्रिया बनता है तो ये क्या बनाता है आपको Fe3O4 बना लेता है। ठीक नहीं, यही तो धातु का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके साथ जो है ना आपको हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक, तो यानी H2O से यहाँ अभिक्रिया किया है। ठीक है, तो ये क्या बनाया, तो ये आपको लोहा को जो है ना हम करेंगे तो ये बनाएगा धातु का ऑक्साइड। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, देखिए लोहा का वस्तु जो होता है जब ये नमी के साथ, नमी के उपस्थिति में चाहे ये क्या होता है आपको कि ये खुला वायु में रहता है तो ये क्या होता है आपको संक्षारण हो जाता है। ठीक ना, संक्षारण होने से क्या होता है कि लोहा ये कमजोर हो जाता है। ठीक ना, लोहा जब कमजोर होता है तो वो उसी को बचाने के लिए जो है ना एक गैल्वेनीकरण प्रक्रिया है। ठीक ना, उस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि लोहे के ऊपर जो है ना आपको जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक, तो इस जिंक पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है उससे कि संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक, तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, जंग लगने से बचने के लिए। देखिए इसमें बैठाते हैं क्या करा कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परतें चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या होता है? देखिए घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज वो होता है आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है? कि ईंधन का जो कैलोरी मान होता है उसका इकाई आपको होता है तो किलो जूल पर केजी होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे अधिक अगर कैलोरी मान पूछेगा तो किसका होता है? तो ये आपको हाइड्रोजन गैस का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि त्वचीय शोषण डैश मतलब कि जो कौन सा ऐसा जीव है जो कि त्वचा के द्वारा शोषण करता है। ठीक ना, तो ये होता है आपको केंचुआ। केंचुआ जो होता है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है वो क्या करता है? आपको त्वचा से शोषण करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश, उड़न लोमड़ी क्या है? देखिए उड़न लोमड़ी क्या होता है? ये आपको एक प्रकार का चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ को ही उड़न लोमड़ी कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार का चमगादड़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक ना, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कौन, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि DOS, बी में दिया आपको
ऑरेकल, सी में जो है आपको लिनक्स और डी में जो है विंडोज़। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडोज़ तो है ही, ठीक, डीओएस भी है और लिनक्स भी है, लेकिन ये आपको ऑरेकल जो है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आखिर है क्या, तो ये आपको है उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। ये क्या है आपको, तो ये आपको उच्च स्तरीय भाषा यानी कि ये लैंग्वेज है, ठीक। तो यही सिस्टम नहीं हुआ तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑरेकल, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।